आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल की हिंदी। और आइए दोस्तों देख लेते हैं पेपर कौन सा है। दोस्तों पेपर है सन 2023 का। तो दोस्तों सन 2023 में हिंदी का दोस्तों जो हाई स्कूल की परीक्षा में आया था, तो दोस्तों देख लेते हैं कैसा पेपर था, उसके कौन कौन से प्रश्न थे दोस्तों, किस लेवल के प्रश्न थे। तो दोस्तों पेपर आता किस तरीके का है, यहाँ पर दोस्तों दिया होता है अनुक्रमांक, नाम दिया होता है दोस्तों, ये संकेतांक होता है फ्रेंड्स। ये जो संकेतांक दिया जाता है दोस्तों, ये हमें कापी में भी फिल करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर सन दिया जाता है, दोस्तों समय दिया गया है, पूर्णांक दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नोट में दोस्तों क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं खंड आ से 1 से लेकर 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर ओएमआर शीट में हम लोगों को फिल करने हैं। तो दोस्तों ओएमआर शीट में जो हम लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है फ्रेंड्स, यानी खंड आ में क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। क्या दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। और फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन दोस्तों जो पहला चैप्टर दिया गया है वो भी किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दोस्तों ही लिखित है। और कौन है दोस्तों, मित्रता नामक है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। यदि आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी दोस्तों, जीवन परिचय उनका पढ़ा होगा, तो आप लोगों को याद होगा। तो ऑप्शन दोस्तों क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है शुक्ल युग, ऑप्शन बी में दिया गया है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी में दिया गया है शुक्लोत्तर युग, और ऑप्शन डी में दिया गया है भारतेंदु युग। तो दोस्तों जो आप लोगों को आंसर सही लग रहा हो, ए बी सी या फिर डी में जो आंसर सही, उस आंसर को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में 5 सेकंड के बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। तो जल्दी से फ्रेंड्स सेलेक्ट करिए जो भी आंसर सही है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो फ्रेंड्स उनके नाम के बाद में क्या लगा है, शुक्ल लगा है। क्या लगा है फ्रेंड्स, शुक्ल। क्या लिखा है, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों यहीं से हम लोग जान जाएंगे कि जब ये शुक्ल हैं तो किस युग के हैं, तो भैया ये हैं शुक्ल युग के। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो शुक्ल युग के ही लेखक हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है गबन जो है वो किस विधा की रचना है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, गबन जो है वो किस विधा की रचना है। क्या वह नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कहानी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग सेलेक्ट करें अपना आंसर। 5 सेकंड का समय है सभी बच्चों के पास। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा कि दो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं और उनका नाम क्या है। दोस्तों एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है गोदान। क्या नाम है दोस्तों, गोदान। और दूसरे उपन्यास का नाम है गबन। तो दोस्तों गोदान और गबन जो उपन्यास हैं, इनके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी के द्वारा ये रचित हैं। तो दोस्तों गबन जो है वो किस विधा की रचना हो गई। तो फ्रेंड्स जो गबन है वो विधा हो गई उपन्यास। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर बनेगा भैया सी, यानी उपन्यास विधा की रचना है गबन। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि कंकाल के लेखक हैं। कंकाल जानते हो, जो स्केलेटन होता है, यानी जो मानव का कंकाल होता है दोस्तों, जो लेबोरेटरी में रखा होता है, जहाँ पर जीव विज्ञान पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर दोस्तों मानव का कंकाल होता है। तो ये वही कंकाल है। तो इसी कंकाल के दोस्तों जो लेखक हैं कौन है भाई, मुंशी प्रेमचंद जी हैं क्या, जयशंकर प्रसाद जी हैं क्या, या निराला जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो भी आंसर आप लोगों को सही लग रहा हो, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, आप अपना आंसर सेलेक्ट करें 5 सेकंड के अंदर। सभी बच्चे अपना अपना आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जी या रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। यानी कंकाल, तितली, इरावती, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब किनकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। वहीं दोस्तों जो इनके नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, यानी जितने भी गुप्त हैं वो सब किनके हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं। तो अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कलम का सिपाही किसकी कृति है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कलम का सिपाही जो है वो किसकी कृति है। आंसर दोस्तों क्या है, धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। दोस्तों वात्स्यायन अज्ञेय का ही पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत बड़ा नाम है, केवल आप अज्ञेय से मतलब रखें। और दोस्तों सी ऑप्शन है जैनेन्द्र जी, डी ऑप्शन है अमृत राय। तो फ्रेंड्स कृति क्या है, कलम का सिपाही। तो दोस्तों कलम का सिपाही जो है वह किसकी कृति है, धर्मवीर भारती जी की है,
गे जी की है, जैनेंद्र जी की है या फिर अमृत राय की है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर चौथे का ए बी सी डी में कौन ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड का अंदर है सभी बच्चों के पास। 1 2 3 4 एंड 5। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों कलम का जो सिपाही है वो कृति है किसकी? अमृत राय जी की। किसकी है? अमृत राय जी की। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? दिया गया है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1950 से 1900 ईस्वी तक। तो दोस्तों जो शुक्ल युग की अवधि है वो क्या है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, यानी शुक्ल युग की अवधि हो गई, द्विवेदी युग की अवधि हो गई, भारतेंदु युग की अवधि हो गई, या दोस्तों आधुनिक युग की अवधि हो गई। तो इन जो समय अवधि हैं इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो जितने भी काल दिए गए हैं, जितने भी युग हैं, सभी युगों की दोस्तों समय अवधि आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन दोस्तों एक नंबर एकदम से आपका सही निकले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 1919 से लेकर 1938 तक जो है वो क्या है? शुक्ल युग का ही समय माना जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, भैया साकेत किसकी रचना है? क्या कह रहा है? साकेत जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो दोस्तों साकेत जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, महाकाव्य है। दोस्तों साकेत जो है क्या है? महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। 5 सेकंड का समय है सभी बच्चों के पास। आप लोग जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन या तो आप कमेंट करें या आप अपनी नोटबुक में सिलेक्ट करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो साकेत रचना है वह है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा महादेवी वर्मा कवित्री हैं। दोस्तों महादेवी वर्मा जी हैं वो क्या है? कवित्री हैं। किस युग की कवित्री हैं? प्रगतिवादी युग की कवित्री हैं, द्विवेदी युग की कवित्री हैं, छायावाद युग की कवित्री हैं, या फिर प्रयोगवाद युग की कवित्री हैं? दोस्तों महादेवी वर्मा जी किस युग की कवित्री हैं? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी बच्चे एकदम से जल्दी से क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट करें अपनी नोटबुक में। 5 सेकंड का सभी बच्चों के पास समय रहता है। क्वेश्चन के ऑप्शन लिखें और उसके बाद में 5 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर चूज करना है, उसके बाद में इसका राइट आंसर बताया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर है, तो महादेवी वर्मा का जो संबंध है फ्रेंड्स, वो संबंध किससे है? छायावाद से। किससे? छायावाद से, यानी छायावाद की युग की ये कवित्री हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी छायावादी युग। अब आइए देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि गंगा लहरी किसकी रचना है? फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो दोस्तों क्या है? पद्माकर जी की है, बिहारी जी की है, भूषण जी की है, या फिर मतीराम की है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, या फिर मतीराम की है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ए बी सी या फिर डी। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो दोस्तों गंगा लहरी की जो रचनाकार हैं वो कौन है? पद्माकर जी, बिहारी जी, भूषण जी और मतीराम। तो फ्रेंड्स इसके जो लेखक हैं वो हैं पंडित पंडित जगन्नाथ पंडित जगन्नाथ मिश्र जी हैं। कौन है इसके लेखक? पंडित जगन्नाथ मिश्र जी हैं। तो दोस्तों इनमें से जो चारों ऑप्शन है उन ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर है वो अच्छे से फिल नहीं हो पा रहा है। आप लोग अपनी अपनी बुक में से ये क्वेश्चन दोस्तों मिलाएंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जहाँ तक मेरा दोस्तों मानना है तो इस गंगा लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? पंडित जगन्नाथ मिश्र जी हैं। बाद बाकी बच्चे सभी बच्चे लोग जो भाई हैं ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से आप लोग अपनी अपनी बुक से मिलाएंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो 8वां क्वेश्चन है ये थोड़ा संदिग्ध अवस्था में है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कन्फर्म रूप से नहीं पता है। तो अब आइए बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और दोस्तों आप लोगों को शायद याद होगा जब हम लोगों ने 2024 का सेट किया था तो उसमें भी एक क्वेश्चन दोस्तों समय अवधि के बारे में आया था। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं समय अवधि के बारे में। तो सभी लोग जितनी भी समय अवधियाँ दी गई हैं, आधुनिक युग, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, तो इन सब की काल अवधि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। इस बार दोस्तों बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है? आधुनिक काल की समय अवधि क्या है?
1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, या 1843 से अब तक। तो दोस्तों आधुनिक काल क्या है? आधुनिक काल। समझो दोस्तों कि क्या लिखा है? आधुनिक काल लिखा है। चलिए अच्छा 5 सेकंड का समय है सभी बच्चों के पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कंफर्म करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बताएंगे कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या होगी। तो फ्रेंड्स आधुनिक काल की जो समय अवधि है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा आधुनिक काल, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में समय दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है? अब तक दिया गया है, यानी आधुनिक काल क्या है भैया? आधुनिक काल वही है जो इस समय चल रहा है, प्रेजेंट में, वही आधुनिक काल है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध डायरेक्ट हो जाएगा डी से, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा डी नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जितनी भी रचनाएं आती हैं, तो जो आपके सिलेबस में दोस्तों लेखक या कवि दिए गए हैं, यानी जिन लेखकों की और जिन कवियों की कविताएं और जिन लेखकों की लेखनी जीवनी आप लोगों के बुक में है, दोस्तों उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग जितने भी पार्ट आपकी बुक में दिए गए हैं, जितने भी दोस्तों कवि दिए गए हैं, उन सब की रचनाएं आप लोग एकदम से अच्छे से मेमोराइज कर डालिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। और इस बार कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, बहुत अच्छे से पेपर करना है। महादेवी वर्मा जी की रचना कौन नहीं है? निहार नहीं है क्या? शांत गीत नहीं है? युगांत नहीं है? या फिर दीप शिखा नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से सिलेक्ट करें, उसके बाद में 5 सेकंड के बाद में इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर डिक्लेयर किया जाएगा कि महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। तो दोस्तों निहार जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, सांद गीत ये भी महादेवी वर्मा जी की रचना है, दीप शिखा ये भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। दोस्तों जो युगांत है, युगांत महादेवी की वर्मा जी की रचना नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति मीन्स दोस्तों सजना संवरना होता है। हास मीन्स हंसी होती है। निवेद मीन्स दोस्तों यहाँ निवेद की जगह निर्वेद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वेद, यानी शांत रस का। विस्मय दोस्तों ये विभत्स रस का होता है, यानी भयानक रस का दोस्तों, जो विस्मय हो जाता है। तो हास रस पूछ रहा है दोस्तों, तो हास रस का स्थायी भाव क्या होगा? यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु की वेशभूषा को देखकर हृदय में एक हास का भाव उत्पन्न हो, एक हंसी का भाव उत्पन्न हो, एक विनोद का भाव उत्पन्न हो, एक हर्ष उल्लास का भाव उत्पन्न हो, तो दोस्तों वो किसमें परिणित होता है? वो परिणित होता है हास में। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? हास हो जाएगा, यानी हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लोगों को इससे पहले भी जो मॉडल पेपर सॉल्व कराए गए हैं उसमें भी आप लोग इस तरह का एक एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला। क्या है फ्रेंड्स? पीपर पात सरिस मंडोला। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला, जहां पर सरिस आ जाए, जहां पर 7 शब्द जुड़ जाए दोस्तों, वहां पर क्या होता है भैया? तो वहां पर हो जाता है उपमा। क्या होता है? उपमा। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें अलंकार है उपमा, यानी क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। एकदम से इस बार इतना अच्छा पेपर करना है सभी बच्चों को कि फ्रेंड्स कम से कम 95 नंबर लेकर आने हैं हिंदी में। दोस्तों क्या है? सोरठा छंद में चरण होते हैं। क्या कह रहा है? सोरठा छंद में चरण होते हैं। दोस्तों सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं भैया? 4 चरण होते हैं क्या? 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, या फिर 1 चरण होता है? तो जल्दी से आप लोग अपना कमेंट करें, या आप लोग अपनी नोटबुक में आंसर सेलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सोरठा जो होता है उसमें कितने चरण होते हैं भाई? उसमें होते हैं 4 चरण, यानी सोरठा जो है यह एक 4 चरणों का अर्ध समात्रिक छंद बोला जाता है दोस्तों। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं सोरठा में। और दोस्तों ये क्या होता है? ये दोहे का उल्टा होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है? दोहे का ये उल्टा होता है। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में फ्रेंड्स कितना होता है? 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में, दोहे में। और दोस्तों सोरठा में क्या होता है? पहले और दूसरे तीसरे में दोस्तों कितने होती हैं? 11-11 होती हैं। और दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं दोस्तों? 13-13 होती हैं। तो इस तरीके से वो सोरठा बन जाता है। तो अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। कह रहा कि उपदेश में, उपदेश जो है शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी एक
शब्द में दोस्तों क्या है, किसी एक शब्द में कोई एक आगे उपसर्ग जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है, वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों अब अगर हम देखेंगे, अगर केवल ऊ निकालेंगे तो दोस्तों ये एक, अगर ऊ हटा देंगे तो दूसरा शब्द क्या बन जाएगा, तो फ्रेंड दूसरा शब्द जो आगे ऊ हटा देंगे तो बचा हुआ शब्द बनेगा पदेश। और दोस्तों पदेश कौन सा शब्द होता है भैया, पदेश तो बोलने से बड़ा खराब लग रहा है, तो इसमें तो कोई शब्द ही नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे भाई, अब दो शब्द हटा देते हैं, क्या हटा देते हैं, उप हटा देते हैं। तो दोस्तों जब उप हटा देंगे तो क्या बचेगा, देश बचेगा। और कितना भैया प्यारा नाम है देश, और हम सब लोग अपने अपने देश के वासी हैं। तो दोस्तों इसमें प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगी भैया उप उपसर्ग बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उप उपसर्ग बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा दोस्तों, कह रहा कि प्रत्यय के भेद लिखिए। क्या कह रहा है, कह रहा कि प्रत्यय के भेद लिखिए। तो दोस्तों प्रत्यय के हमें भेद लिखना है। क्या है, कह रहा 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। तो दोस्तों ये बात आप लोग एकदम से रट लो, दिमाग में अपने अपने बैठा लो। किसमें बैठाओगे, दिमाग में, दिमाग में अपने अपने ये बात बैठा लोगे, माइंड में सेट कर लोगे कि प्रत्यय जो हैं वो होते हैं दोस्तों दो भाग में। कितने होते हैं, प्रत्यय के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों किसमें आया था, 2024 वाले भी सेट में आप लोगों को हल करवाया गया था कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के होते हैं दो भेद। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन जो है हर साल कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन रिवीजन मारते हैं दोस्तों, उसी तरीके से घूमते रहते हैं। जो इस साल आए हैं वही अगले साल पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से भेद होते हैं, एक होता है दोस्तों कृत प्रत्यय। क्या होता है, कृत प्रत्यय। एक होता है तद्धित प्रत्यय। दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो दोस्तों हमें उनके नाम नहीं याद करने, हमें केवल बस इतना याद करना है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के भेद होते हैं दो। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि लाभ हानि में कौन सा समास है। क्या कह रहा है दोस्तों, लाभ हानि में कौन सा समास है। तो आप लोगों को एक अच्छी सी ट्रिक बताई जाएगी, जहां पर दो आपस में विलोम हो। दोस्तों क्या है, जहां पर दो आपस में क्या हो, विलोम शब्द हो। दोस्तों यह क्या है, हानि है, यह क्या है, लाभ है। दोनों एक दूसरे के विलोम हुए, बिल्कुल सही बात है। कहीं पर दोस्तों दिया जाए यदि दिन और रात, क्या दिया जाए दोस्तों, दिन और रात, तो दोस्तों ये क्या हुए, ये भी विलोम हुए। दोस्तों कहीं पर दिया जाए माता पिता, क्या हुए, वो भी विलोम हुए। तो दोस्तों जहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं, जहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं और बीच में दोस्तों ये जो चिन्ह बना होता है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। और अगर बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो दोस्तों वहां पर होता है द्वंद्व समास। दोस्तों वहां पर क्या होता है, वहां पर बन जाता है द्वंद्व समास। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी द्वंद्व समास बन जाएगा। बहुत ही इजी स्टेप है। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कि मछली का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या कह रहा दोस्तों, कह रहा कि मछली का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दोस्तों क्या लिखा है, द्विज। भाई द्विज माने क्या होता है, ये तो हमें भी नहीं पता है, आप लोग देखना जाके बुक में क्या होता है द्विज माने। रसना होता है दोस्तों, जीभ के लिए मूड़ होता है, सर के लिए दोस्तों ये क्या है, मीन है। क्या है, मीन। तो दोस्तों मीन मीन्स क्या होता है भाई, मीन मीन्स मछली। और दोस्तों क्या है, मीन मीन्स मछली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बस केवल समझना है। कह रहा कि यद्यपि में कौन सी संधि है। दोस्तों क्या कह रहा है, यद्यपि में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स क्या है, अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या फिर वृद्धि संधि है। तो दोस्तों आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, या, रा, दोस्तों उसके बाद में आइए फिर से लिख देते हैं, या, या होता है दोस्तों, रा होता है, ला होता है और वाह होता है। दोस्तों ये चार वर्ड होते हैं और इन चार वर्डों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो दोस्तों जब अंतस्थ व्यंजन है, इनके पहले कोई आधा अक्षर आता है। दोस्तों क्या आता है, आधा अक्षर आता है, तो वहां पर होती है कौन सी, यड़ संधि। कौन सी होती है दोस्तों, यड़ संधि हो जाती है। या रा ला वा के पहले यदि कोई भी दोस्तों क्या है, आधा अक्षर है, आधा अधूरा अक्षर आया, तो वहां पर क्या बन जाएगी, यड़ संधि बन जाएगी। दोस्तों तो देख रहे हैं कि या के पहले क्या आया है, आधा दा आया है। तो दोस्तों यद्यपि में क्या हो जाएगा, यड़ संधि बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर 18वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर, यानी कि यड़ संधि। दोस्तों आप लोग बस ये चार वर्ड याद रखिए, या, रा, ला, वा। ये चार वर्ड के पहले यदि कोई भी आधा अक्षर आए तो वहां पर बिना दोस्तों किसी के डरने, दोस्तों डरने की बात नहीं, वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, यड़ संधि में क्लिक कर देंगे और वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। क्या कह रहा दोस्तों, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। भैया ये विभक्तियां तो आप लोगों को रटनी पड़ेंगी, क्या करनी पड़ेंगी, रटनी। सही से पढ़िएगा, चटनी नहीं बच्चों, रटनी है। क्या करनी है, ये जो मधु है तो मधु की विभक्तियां हमें क्या करनी है, रटनी है। तो भैया हम रटेंगे तभी हम लोग ये पढ़ेंगे।
और बिना पढ़े, बिना याद करे तो इन्हें दोस्तों कोई ट्रिक नहीं होती कि हम लोग कैसे बता दें। तो भाई देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी गेस करें, यदि आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग भी तुक्का लगाने का प्रयास करें। अक्कड़-बक्कड़ करें दोस्तों, कुछ भी करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलेक्ट करें, देखते हैं किस-किस बच्चे का क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही जाता है। तो दोस्तों मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है? मधुने, मधुना, मधुनी या मधुनी? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का फ्रेंड्स जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी नंबर। क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बच्चे वो कमेंट करेंगे जिनका ये क्वेश्चन धोखे से सही हो गया है। कैसे सही हुआ दोस्तों? धोखे से सही हो गया, बाकी उन्हें याद नहीं था, बस उन्होंने तुक्का लगा दिया, उनका ये क्वेश्चन सही निकल गया। तो वो लोग कमेंट करके हमें बताएंगे किसका-किसका सही निकला है ये। तो धोखे से दोस्तों गलती से मिस्टेक करके वो एकदम से वैज्ञानिक बन गए हैं। तो दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट ऑप्शन क्या है? डी नंबर, यानी मधुनी शब्द जो है वो क्या है? मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में है। अब आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी है, धातु रूप के रूप में लिखना है। क्या है फ्रेंड्स? कह रहा है कि पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। क्या कह रहा है? पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो दोस्तों क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन है क्या? या प्रथम पुरुष द्विवचन है क्या? या प्रथम पुरुष एकवचन है क्या? या मध्यम पुरुष द्विवचन है? तो दोस्तों पठेताम जो है वो पठ धातु है। क्या है फ्रेंड्स? पठेताम कौन सी धातु है? पठ धातु है। और आप लोगों को याद होगा पठति पठता पठंती पठस पठता पठत पठामी पठाओ पठामा। दोस्तों इसके आगे आप लोगों को याद नहीं है, तो इसके आगे आप लोग याद नहीं करोगे तो फिर आंसर पहचान नहीं पाओगे। बताया था आप लोगों से कि ये जितनी भी धातुएं हैं, पठ धातु के पूरे भी जितने रूप हैं आप लोगों को याद करने हैं। तो दोस्तों ये भी आप लोगों ने याद नहीं किया है। चलिए इसका भी आप लोग तुक्का लगाकर आप अपने अंदाजा लगा सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट आंसर क्या होगा? क्या ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? चलिए जल्दी से तुक्का लगाइए। आप अपनी दोस्तों क्या है नोटबुक में सिलेक्ट करिए क्वेश्चन नंबर 20वें का ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये दोस्तों तुक्का नहीं लगा पा रहे हैं, आप अक्कड़-बक्कड़ कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करें, उसके बाद में उसका आंसर बताएँगे हम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट आंसर बनेगा भई, वो बनेगा बी नंबर। क्या बनेगा? बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों बी ऑप्शन क्या है? इज़ राइट आंसर है, यानी पठेताम जो है वो क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन है। क्या है दोस्तों? प्रथम पुरुष द्विवचन का ही रूप है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 2023 का जो सेट था वो दोस्तों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है 2023 के सेट को। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अब 20 क्वेश्चन में से किसके कितने क्वेश्चन सही आए हैं और किसकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से याद करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बार यदि अच्छे अंक लाने हैं और इस बार पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है तो आप लोगों को जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप लोग सब लोग अच्छे से याद करेंगे, सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करेंगे। यदि आप लोग मेमोराइज़ नहीं करते हैं तो भाई उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और जो भी आप लोगों के साथ मेहनत की जा रही है, आप लोगों को इतनी प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो उसका आप लोग सदुपयोग करें, अच्छे से पेपर करें, बहुत अच्छा दोस्तों प्रदर्शन करें। और आप सभी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं एग्ज़ाम की दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करें इस बार और ईश्वर करे आप सब इस बार 90 प्लस नंबर लेकर पास हों। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ में दूसरे दिन। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए जय हिंद।